तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। ऑलरेडी इस चैनल पे हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे वन शॉट्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब बारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने की। तो इस सेशन में आप लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट करे होंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि कंप्लीटली फॉलो करें, क्योंकि इसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट बच्चों नहीं बचेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बोलूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक और नाम उनको दिया जाता है विच इज योर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो अब सवाल ये होगा कि मैम इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, है ना। तो इसका पहला रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल्स आपके वो होते हैं जिनका क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड, यस, डी ऑर्बिटल। ठीक है, इन बोथ ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन बोथ ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, उनको आप ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हो। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैं कन्फिग्रेशन की बात करूं तो आपके पास क्या है, n-1d 1 से 10 और ns आपका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मेरे पास d 1 से लेके 9 के बीच में है तो आपका क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिशन मेटल। लेकिन अगर मेरे पास d10 कन्फिग्रेशन है ना, तो अगर मैं बोलूँ आपके पास n-1 d10 और ns 2 है, तो ये आपके होंगे नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल रहेगा क्या, दैट इज जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, तो भाई सिंपल है, पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जो कि आपके डी ब्लॉक में लाई करते हैं, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, उनको आप ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हो। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी सीरीज है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डी ब्लॉक में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 3D 4s 4D एंड 5D सीरीज। ठीक है, तो अगर मैं 3D की कन्फिग्रेशन बोलूंगी तो 3D की कन्फिग्रेशन 3D 4s होगा, मतलब आपका 1 से 10 1 से 2। ठीक है, ऐसे ही 4D वाली 4D 1 से 10 5s 1 से 2 होगा, ऐसे ही 5D वाली 1 से 10 और 6s 1 से 2 होगा। तो हमारे को 3D 4D और 5D सीरीज के सारे एलिमेंट्स और सभी की सारी कन्फिग्रेशन याद रखनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को आप लाइक कर दो और जितने भी नए बच्चे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बैच के अंदर भी। तो अगर आप चाहो तो फ्रेश बैच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लास्ट में आपको शो भी कर दूंगी आधार 4.0। और इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास पूरी पीरियोडिक टेबल है, जहाँ पे आपका एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और आपका एफ ब्लॉक है। तो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है डी ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक आपका यहाँ से ये है। ठीक है, और मेनली अगर मैं बोलूँ तो ये ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के बीच में होता है। कितने आएंगे आपके यहाँ पे, 10 ग्रुप आएंगे, क्योंकि 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 10 ग्रुप्स लाई कर रहे होंगे। और यहाँ पे 3D 4D और 5D सीरीज है जो हमें पढ़नी होगी इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो पहले हम तीनों की कन्फिग्रेशंस को समझ लेते हैं और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले 3D सीरीज है, आपको एक निमोनिक याद रखना है इसको याद करने के लिए, विच इज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वेरी, ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है बट आपको बस याद रखना है, वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग निखिल कजिन। ठीक है, तो यहां से आएगा सचिन स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 10 एलिमेंट्स। अब ये शुरू कहाँ से होंगे, 3D 1 से 3D 2, ठीक है, 3D 3, 3D 4, 3D 5, 3D 6, 3D 7, 3D 8, 3D 9 और 3D 10। ठीक है, 4s2 सब में कॉमन होगा, 4s2 4s2 4s2। अब देखो कुछ में एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो हम लास्ट में एक साथ लिखेंगे।
बट फॉर नाउ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पूरी सीरीज में क्या है। तो एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होती है ये सीरीज और 30 तक जाती है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर भी याद करना ईजी है। मतलब जो 9 है तो 9, 8 है तो 8, 7 है तो 7, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सीरीज याद है तो आपको एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। आपको फिंगर्स पे याद रखना है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग निखिल कर्जन। तो आपसे कोई भी एलिमेंट पूछेगा तो आपको उसका नंबर अपनी फिंगर्स पे याद होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोले आयरन का क्या है, तो आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री 6 हो जाएगा, डी 6 हो जाएगा। कोबाल्ट का पूछेगा, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री को, दैट इज 7 हो जाएगा। कोई आपसे मैग्नीज का एटॉमिक नंबर पूछे, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, 5 पे आ रहा है 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर ये सीरीज याद है तो आप लोगों को सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद होंगे और साथ ही में एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। दिस इज फॉर 3D सीरीज जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आ जाती हूँ 4D में। तो 4D में आपकी सिंपल है कहानी, विच इज यारी, दैट इज दोस्ती जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है। रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर, ठीक है। सबसे आपको एलिमेंट मिल जाएगा यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटिशियम, ठीक है, रुथीनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है, विच इज YZR NB MO TC RU RH PD AG CT, ठीक है। सिमिलरली D1 से D10 जाएगा ये, बट 4D है तो 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, 4D9, 4D10। 5s कॉमन रहेगा, 5s2, 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 सब में कॉमन 5s2, 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 ठीक है भाई 5s। तो आपको अगर 2 या 3 ये जो लाइनें याद है तो आपको 10 के 10 एलिमेंट्स एक साथ याद हो जाते हैं, है ना। 10 के 10 एलिमेंट्स आपको एक साथ यहाँ पे याद, ठीक है। 10 के 10 एलिमेंट्स आपको एक साथ यहाँ पे याद हो जाएंगे, ठीक है। आइए ऐसे ही लेट्स गो फॉर 5D सीरीज, ठीक है। तो मैम 5D सीरीज के लिए क्या बात रहेगी, तो इट इज स्लाइटली डिफरेंट। ला हफ्ता, हफ्ता क्या होता है, पैसे, है ना। somebody is asking you money, थोड़ा सा वॉयलेंस वाली लैंग्वेज में, ठीक है। so, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर, सम 2 people, रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहां से हो जाएगा आप लोगों का, दैट इज लेंथेनियम, हॉफमियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रोडियम, रोनियम, ठीक है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है। सो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ से LaHF, Ta, W इज टंगस्टन, ReOS ऑस्मियम, IR PT AuHG, सभी का कॉमन 5D1, 5D2, 5D3, 5D4, 5D5, 5D6, 5D7, 5D8, 5D9 और 5D10। 6s सबका कॉमन रहेगा, 6s2, 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 2, 2, 2, 2 एंड 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5D सीरीज, ठीक है।
अगेन आपको 3 ही लाइनें याद रखनी है 3 सीरीज को याद करने के लिए। सबसे पहली है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग निखिल कर्जन। तो आपको 10 एलिमेंट्स याद हो गए। कोई भी पूछे स्कैंडियम फर्स्ट पे है, टाइटेनियम सेकंड पे है, वेनेडियम थर्ड पे है, सचिन तेंदुलकर वेरी, है ना। दूसरी आएगी यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। तीसरा आएगा ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। 10 के 10 आपके सामने हैं। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शंस है। देखो आपकी जो D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है या D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है और फिर अदर्स होती है, तो ये आपकी फुली फिल्ड होती है तो ये स्टेबल होती है सबसे ज़्यादा। ये आपकी हाफ फिल्ड होती है तो ये सेकंड नंबर पे स्टेबल होती है। इसके अलावा वैसे D3 भी स्टेबल में आता है, तो मैं D3 भी डाल देती हूँ। तो ये आपको समझ शायद ना आए, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, T2G हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। तो टेक्निकली ये आपकी स्टेबिलिटी होती है कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन अपनी एस के एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करके D10 या D5 बन सकती है तो वो बन जाती है। और वहां पे आपको देखने को मिलता है कि उन स्पेशल एलिमेंट्स में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स ना होके 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कैसे याद करें मैम, कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सेप्शन है। उसके लिए आपको एक आखिरी लाइन याद रखनी है, ठीक है। वेरी सिंपल, वंस अगेन क्या कहती है लाइन, क्यों आज आऊं, मतलब यू आर सेइंग क्यों आज आऊं पिटाई करोगे, क्यों आ जाऊं पिटाई करोगे। फिर हम सेम लाइन बोलेंगे, नहीं मौत तक रुकावट राहे पड़ी, ठीक है। तो आप बोलोगे क्यों आज आऊं पिटाई करोगे, क्यों से कॉपर, आज से सिल्वर, आऊं से गोल्ड, पिटाई से प्लैटिनम, करोगे से क्रोमियम, ठीक है। नहीं से आपका NB, मौत से MO, तक से TC, रुकावट से RU, राहें से RH और पड़ी से PD। इन सभी में बेटा S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 की जगह ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देता है, एक्सेप्ट पलाडियम, क्योंकि पलाडियम 2 आगे शिफ्ट कर देता है। पलाडियम का एक्सेप्शन है कि उसमें आपके S में 0 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो मैम कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एनॉमली देखने को मिलेगी। 3D में कौन सी होंगी बेटा आपकी, तो 3D में अगर मैं बात करूं तो वो होगा आपका क्रोमियम, है ना। तो क्रोमियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो ये बनेगा 3D5 4s1। ऐसे ही कॉपर होगा यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे क्यों आज आऊं में, क्यों आज आऊं में, क्यों ये था, पिटाई करोगे वॉस क्रोमियम, ठीक है। तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन D9 से D10 बन जाएगा और 4s1। तो इन दोनों में एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आओ, देखो नहीं मौत तक रुकावट राहें पड़ी, आज क्यों आ जाऊंगा आज, तो ये सब एक्सेप्शंस है। तो अगर मैं भूलूं तो ये आपका 4D3 से क्या हो जाएगा 4D4 5s1, ये क्या हो जाएगा 4D4 से क्या हो जाएगा 4D5 5s1, ये क्या हो जाएगा 4D5 से 4D6 5s1, ये क्या हो जाएगा 4D6 से 4D7 5s1, ये क्या हो जाएगा 4D7 से 4D8 5s1। लेकिन पलाडियम के केस में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4D10 5s0। अच्छा Ag में भी तो एक्सेप्शन था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही लेता है, तो ये बन जाएगा अगेन 4D10 5s। तो इन सभी में एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शंस याद करने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस वाली सीरीज में, तो हमारे पास क्यों आज आऊं पिटाई करोगे, ठीक है, नहीं मौत तक पिटाई करोगे इस PT, ठीक है। तो ये D8 से क्या हो जाएगा 5D9 6s1, क्यों आज आऊं दिस इज अगेन 5D10 6s1, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शंस रहेंगे। तो दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस याद हो गई हैं तो काफी हद तक आपके लिए चैप्टर सिंपल हो जाएगा। तो 3D के लिए लाइन याद रखनी है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग निखिल कर्जन। 4D के लिए याद रखना है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। 5D के लिए याद रखना है, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे।
और एक्सेप्शंस के लिए याद रखना है क्यों आज आऊं, पिटाई करोगे देन नहीं मौत तक रुकावट राहे पड़ी। ठीक है, आई होप सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे, चलिए। सो सेकेंड पार्ट, एक सेकेंड, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज नाउ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो मेरे को यहाँ पे रीजनिंग याद रखनी है। मेरे पास लगभग यहाँ पे 10 से 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मुझे वेरिएशंस और जिनके मुझे रीजंस याद रखने हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक पूरा फ्लो चार्ट में पास अलग अलग प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर्ड कंपाउंड, कैटलिस्ट बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं और अलॉयज बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी किस तरीके से यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। देखो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्या, अगर आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा और तभी वो मेल्ट होगा। ठीक है, तो मेटल मेटल बॉन्ड कब बनेगा, जब मेटल के पास क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब अगर तुम D1 से D5 जाते हो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, D1 D2, है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन जब आप D6 से D10 जाते हो तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, विच इज D6 D7 D8 D9 और D10, है ना। तो टेक्निकली यहाँ पे बॉन्डिंग बढ़ेगी और फिर यहाँ घटेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ बढ़ना चाहिए और फिर घटेगा, जिसमें आप बोलोगे मैक्सिमम मैम D5 का होना चाहिए, यानी कि मैग्नीज का, बट ऐसा नहीं होता, इसका मैक्सिमम नहीं होता। बेसिकली क्रोमियम का मैक्सिमम होता है क्योंकि क्रोमियम वैसे भी कन्वर्ट होकर D5 बन जाता है, और इसका मैक्सिमम इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होता है ना, हाफ फिल्ड होने की वजह से, तो ये लेस मेटल मेटल बॉन्डिंग करता है, इसीलिए बेटा मैग्नीज का मैक्सिमम नहीं होता। तो अगर मैं आपको बोलूं तो आप लोग को मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस टाइप से दिखेगा, जिसमें मैक्सिमम होगा क्रोमियम का, मैग्नीज पे एक डिप आएगा। तो 3D सीरीज में हाईएस्ट किसका होता है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं पूरे डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है। आपको पता भी है टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसको यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, ओके है। आइए, दूसरा है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये भी देखो सेम ही है ना, बेसिकली दिस इज ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब देखो मेटल मेटल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी वंस अगेन। तो आप यही बोलोगे कि मैम फिर से D1 से D5 ये बढ़ना चाहिए और फिर D5 से D10 ये आपका घटना चाहिए, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पे पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आप सभी लोगों को सिमिलर ग्राफ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वेनेडियम की पाई जाती है 3D सीरीज के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मैम 3D और 4D में, या मैं बोलूँ 4D और 5D, अगर ये 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D है, तो मैम सबसे ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड किसका होता है, कौन सी सीरीज का होता है। तो आपको दिख रहा है कि यार 5D की एनर्जी मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। तो 5D की अगर मैं बोलूँ या 5D के या 4D के मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 3D। तो यहाँ पे आपको मोर मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोर मेटल मेटल। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रीजनिंग रहेगा किसका, मेल्टिंग पॉइंट का और आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट विच इज एटॉमिक साइज। ठीक है, अब अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूं, ठीक है,
तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ठीक है। अब देखो दो काम होते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ तो आपके पास न्यूक्लियस है, इसके पास बहुत सारी शेल्स हैं, उसके बाद कहीं आपका 3D है ना, उसके कहीं बाद आपका 3D है, और उसके आगे आपका 4S भी है ना। सो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास 3D है और ये 4S है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो आप जब डी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करवा रहे हो तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठे हैं, है ना, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठे हैं। अब तुम जब डी में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करोगे, है ना, 1 2 3 4, जब तक तुमने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाले तब तक तो न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, और जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, जिसको आप बोलते हो जेड इफेक्टिव ऑल्सो द फोर्स, और अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली साइज छोटा होगा क्योंकि इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ाने लगोगे 4 5, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 6 7 8, है ना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में होगा रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है, जिसको आप बोलते हो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है उसको आप बोलते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से बेटा अभी एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो भाई कहानी प्रॉपर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही है ना, यहाँ पे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको न्यूक्लियस पकड़ रहा है, जेड इफेक्टिव खिंच रहा है, तो साइज घट रहा है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो तो जेड इफेक्टिव तो खींच ही रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पे साइज आपका कैंसिल आउट हो जाता है, सेम हो जाता है। और जैसे ही तुमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कर दिए तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा आपका मैक्सिमम हो जाता है, और जैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ ज़्यादा हो जाता है तो साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पहले तो साइज डिक्रीज होगा, बेसिक रीजन क्या होगा, जेड इफेक्टिव की वजह से। जब थोड़ा सा और आगे जाओगे तो साइज आपका सेम हो जाएगा, रीजन क्या होगा, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट ने दूसरे को कैंसिल कर दिया। और जब थोड़ा और आगे जाओगे इलेक्ट्रॉन्स को और मैक्सिमाइज कर दोगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जीत जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके मैक्सिमम रिपल्शंस रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है। तो ये तो आपकी लेफ्ट टू राइट की कहानी रही। और अगर मैं डाउन द ग्रुप की कहानी बोलूं तो डाउन द ग्रुप आपके पास क्या है ना, यू हैव फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी 3D है, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक तो पहले न्यूक्लियस था, ठीक है, 3D है, फिर आपने 4D लगा दिया, ठीक है, फिर आपने 5D लगा दिया, मैंने भी इसे हाइपोथेटिकली बनाया है, ठीक है। तो टेक्निकली जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, है ना, 3D से 4D से 5D, तो शेल्स तो बढ़ ही रही हैं, तो शेल्स बढ़ने की वजह से आपका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन जब आप 4D से 5D जाते हो ना तो 4D के आगे बेटा क्या होता है, 5F, मतलब अगर ये मैं बोलूँ तो अगर ये आपका फॉर एग्जांपल 5S है, ठीक है, और ये आपका 4D है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा यहाँ पे आपका, या मैं बोलूँ इसके भी नीचे चलते हैं, अगर मैं बोलूँ आपके पास 6S है, 5D है, लेकिन इसके पहले बेटा होता है 4F, ठीक है। 5D सीरीज में F ऑर्बिटल आ जाता है, और F में बेटा एक होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
जो कि अगेन हम लेंथेनॉइड्स पे पढ़ भी लेंगे। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से F के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो D को शील्ड नहीं कर पाते, तो D में जो साइज बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता नहीं है, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पे आपका साइज क्या हो जाता है, सेम। तो 4D और 5D का साइज सेम होता है, उसका रीजन क्या होता है, द रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, दोनों ही चीजें याद रखनी होंगी। क्लियर है, यू नीड टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वही है, द नेट रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट कि सेकंड और थर्ड सीरीज का सिमिलर साइज हो जाता है, यानी कि जर्कोनियम और हॉफनियम का लगभग सेम साइज हो जाता है, इसीलिए उनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, और इसी की वजह से इन दोनों को आप लोग ज्यादा इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का साइज सेम क्यों होता है, तो इनका साइज का सेम होने का जो रीजन है दैट इज योर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा रहेगा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट। मतलब अगर आप किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन, एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फर्स्ट है ये, अगर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑब्वियसली पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने में हमेशा ज़्यादा ही मेहनत लगेगी, तो यहाँ तो आपकी हमेशा जो डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है, तो डेल्टा H2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डेल्टा H1। अब देखो इसका कोई खास ट्रेंड नहीं है, ऑल्दो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो साइज क्योंकि डिक्रीज होता है जनरली, तो आपका न्यूक्लियस का पकड़ ज़्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इसीलिए जनरली ज़्यादा एनर्जी लगेगी लेफ्ट टू राइट जब आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाओगे। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ डेविएशंस देखने को मिलती है, मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो उसका रीज़न क्या होगा, तो आपको एक बात को याद रखना है कि जब भी आप कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन से कुछ अनस्टेबल बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप D5 या D10 से कुछ और बना रहे हो, समथिंग एल्स, तो हमेशा वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप एक स्टेबल चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हो। और अगर आप किसी भी और चीज़ से D5 या D10 बनाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम आएगी, जनरल बात से। तो जब भी आपको ऐसा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि यार यहाँ से यहाँ किया तो ज़्यादा स्टेबल नहीं बना, यहाँ से यहाँ किया तो ज़्यादा स्टेबल बना, तो उसका जवाब क्या होगा, जब भी स्टेबल बन रहा है, मतलब सवाल ये होगा कि इससे इसको कन्वर्ट किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बढ़ गई, इससे इसको कन्वर्ट किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत घट गई। तो बहुत बढ़ने का रीज़न क्या होगा कि तुमने कुछ स्टेबल चीज़ को डिस्टर्ब किया होगा, D5 या D10 को कन्फिग्रेशन देखनी पड़ेगी। और कम आने का रीज़न क्या होगा कि तुम कुछ एक स्टेबल चीज़ जो है, ठीक है, अनस्टेबल से स्टेबल बना रहे होगे। ठीक है, देखो इसका एक तरीका देख लो एक बार, जैसे अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D का देखूँ, है ना, तो जनरली आप देखोगे बढ़ ही रही है ना, 631 से 906 गई है। लेकिन अगर आप देखोगे कि कहीं कहीं पर ना वो बहुत इंक्रीज हुई है, जैसे 631, 656, 650, 653, 717, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप यहाँ पे आपने बनाया Mn प्लस Mn से, और Mn था बेटा 3d5 4s2 विच वॉज स्टेबल, तो आपने स्टेबल से एक अनस्टेबल चीज़ को बनाया, इसलिए यहाँ पे बहुत इंक्रीज हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, है ना, तो क्रोमियम में आप देखोगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि क्रोमियम से क्रोमियम प्लस, क्रोमियम वॉज 3d5 4s1, अब ये क्या बना 3d5 4s0, स्टेबल बन गया ना ये, तो इसलिए कम बढ़ी। ऐसे ही अगर आप देखोगे कॉपर का भी, देखो कॉपर में भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, कॉपर से कॉपर प्लस ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि ये आपका क्या है 3d9 4s1, अब ये क्या हो गया 3d10 4s1, और ये भी हो गया अब यहाँ पे आपका 3d10 4s0। लेकिन आप देखोगे जिंक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, तो क्यों, क्योंकि आपने जिंक को जिंक प्लस बनाया, और जिंक तो भाई 3d10 4s0 4s2 होता है, तो ये काफ़ी स्टेबल है। स्टेबल से आप अनस्टेबल बनाओगे तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। तो मतलब आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद रखनी, बट आपको कन्फिग्रेशन देखनी आनी चाहिए कि स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है। ठीक है, देन दे विल बी सम बेसिक
प्रॉपर्टीज जो कि सिंपल थ्योरेटिकल हैं, जिसमें पहली है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जाने जाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए। इसका रीजन पूछेगा तो इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि जो ns और n-1d इलेक्ट्रॉन्स है, दो ऑर्बिटल्स है, वो दोनों बहुत पास होते हैं, दोनों की एनर्जीज कंपेरेबल यानी कि बराबर सी होती हैं, तो हम दोनों को यूज कर लेते हैं बॉन्ड्स बनाने के लिए। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं, जिसमें +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है स्कैंडियम को छोड़ के। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रुबिडियम और ऑस्मियम की होगी +8। 3D सीरीज में हाईएस्ट होगी मैंगनीज की विच इज +7। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा उसमें क्या होगा आंसर, दैट इज स्कैंडियम नहीं दिखाएगा क्योंकि वो केवल +3 दिखाता है, और जिंक नहीं दिखाएगा क्योंकि वो केवल +2 दिखाता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में इट विल बी स्कैंडियम, और नॉन ट्रांजिशन मेटल में इट इज गोइंग टू बी योर जिंक। ठीक है, उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक कंपाउंड यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक हमेशा आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मैं डायामैग्नेटिक की बात करूं तो ये आपकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो अगर मैं बोलूं D0 और D10, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स बनाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास इसके अलावा कोई भी है D1 से D9, तो ये सब पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है विच इज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला में याद रखना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है √N+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, जहां पे n क्या है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैम n क्या क्या हो सकता है, अब n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, इतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ज्यादा तो हो नहीं सकते, है ना। तो 1 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 1 1 + 2 इज 3 √3, 2 2 + 2 इज √8, 3 3 + 2 इज 6, 3 + 2 इज 5, 5 से 15, 4 4 + 2 इज 24, 5 5 + 2 इज 35। अच्छा, अगर इसे डेसिमल में लिखना है तो सिंपल ट्रिक है, 1 का 1 पॉइंट होगा, 2 का 2 पॉइंट होगा, 3 का 3 पॉइंट, 4 का 4 पॉइंट, 5 का 5 पॉइंट, 7 8 8 9 9। तो अगर बोले 4.9 का कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 3.8 का कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, 2 का क्या मैग्नेटिक मोमेंट 2.8। तो अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं तो आप वहां से डायरेक्टली अपने मैग्नेटिक मोमेंट को मार्क कर सकते हो। ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि मेन डिजिट तो वही है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डेसिमल के बाद आप याद रख लेना 7 8 8 9 9 होगा। अब जो भी आपका निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक मोमेंट को मार्क कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आएंगे कलर्ड कंपाउंड्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके कलर्ड कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं। अब इसके वेरियस रीजन है, जिसका मेन रीजन पहला तो डी ट्रांजिशन है। डी ट्रांजिशन के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, एक्साइट होंगे, फिर वापस आएंगे, एनर्जी को रिलीज कर देंगे और कलर दिखाएंगे अगर विजिबल रीजन में लाई करेगा। तो अगेन आपको D1 से D9 के जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड दिखते हैं, लेकिन हाँ D0 और D10 अगेन आपके कलरलेस होंगे क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, देन देयर विल बी सम कंपाउंड्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है पर फिर भी वो कलर शो करते हैं, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, CrO2Cl2। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में मतलब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वो कलर कैसे दिखाता है। तो टेक्निकली ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ना मैग्नीज को दे देता है, जिसको आप चार्ज ट्रांसफर बोलते हो, और उसकी वजह से वो कलर दिखाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रोमियम +6 में है विच इज अगेन D0, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे यहाँ पे भी क्रोमियम +6 में है D0, तो यहाँ पर भी आपको जो ऑक्सीजन है एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे सभी में क्या हुआ है, चार्ज ट्रांसफर। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये तीनों कलर क्यों दिखाते हैं, तो उसका रीजन आप लोग को मार्क करना है, द रीजन विल बी और चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, राइट है। 1 सेकेंड। लास्टली ठीक है, लास्टली आप लोगों का होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फॉर एग्जांपल आपका AgCl है, AgBr है,
AgI है, ये कंपाउंड्स भी आपके कलर शो करते हैं और इसका रीजन क्या होता है आपका कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है आप लोगों को। आइए उसके बाद अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो उसका रीजन पूछेगा तो पहला रीजन उसका रहेगा क्या, क्योंकि डी ब्लॉक का बहुत ही छोटा साइज होता है, इस वजह से स्मॉलर साइज होने की वजह से वो इजीली कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से अगेन वो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट पॉइंट रहेगा क्योंकि उनके पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसकी वजह से भी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है कि वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद लास्ट पॉइंट है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मेटल है, ठीक है, वो एक लेटेस्ट टाइप चीज बना लेगा, तो इसके बीच में ना खाली जगह रह जाती हैं जिसको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, अब इन खाली जगहों में ना छोटे छोटे एटम्स आके बैठ जाते हैं, जैसे ये तो मेटल हुआ, लेकिन अगर इसके बीच में मैंने हाइड्रोजन रख दिया तो ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, या कार्बन रख दिया तो ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। तो इसकी प्रॉपर्टी पूछता है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मेटल से भी ज्यादा होता है, प्योर मेटल से भी ज्यादा होता है। दूसरा, ये बहुत हार्ड होते हैं, इनफैक्ट आपकी डायमंड की हार्डनेस को भी टक्कर दे देते हैं। उसके बाद जैसे मेटल कंडक्टर होता है तो ये भी अपनी कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं। और लास्टली, दे आर केमिकली इनर्ट, रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपसे पेपर में इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को अलग से पूछा भी गया। देन लास्ट है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं अलॉयज, उसका रीजन पूछेगा तो उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि उनके पास क्या होता है सिमिलर एटॉमिक साइज, सिमिलर रेडियाई होने की वजह से अलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। आपको इन सभी प्रॉपर्टीज के रीजंस और ट्रेंड्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि यहाँ से मतलब सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने के, तो आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम सब कुछ याद हो गया है एंड वी आर वेरी मच रेडी विद द चैप्टर। चलिए, अब ये आपका काफी हद तक समझने का सेक्शन था। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, जिसमें थोड़ा सा याद रखना है, विच इज योर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है बच्चों, वो है हमारे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन है बट हम लोग कर लेंगे। आपको K2Cr2O7 और KMnO4 का प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और स्ट्रक्चर, ये तीनों बातों को याद रखना होगा। अगर मैं बोलूँ K2Cr2O7 आपका एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है जो कि बनता है क्रोमेट से, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है आपका क्रोमेट विच इज CrO4 2 नेगेटिव एंड देन यू हैव डाइक्रोमेट विच इज Cr2O7 2 नेगेटिव, है ना। तो क्रोमेट से हम डाइक्रोमेट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये येलो कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ पे चारों बॉन्ड लेंथ आपकी जो होती है वो सेम होती है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये 6 बॉन्ड लेंथ एक जैसी है और यहाँ पे एक ही अलग है। तो यहाँ पे दो टाइप की बॉन्ड लेंथ आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इवेंचुअली आपको एक टाइप की बॉन्ड लेंथ ही मिल रही होगी। ठीक है, लेट्स गो प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन इसकी ओर से होता है और फिर आप उसे एसिडिफाई कर देते हो। तो यहाँ पे आपने इसकी ओर ली FeCrO4 बेस डाला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ से बना Na2CrO4। Na2CrO4 को एसिडिफाई करा तो बना सोडियम डाइक्रोमेट, और इसके ऊपर KCl डाला तो बन गया आपका पोटेशियम, दैट इज K2Cr2O7। ठीक है, तो हमारे पास प्रिपरेशन के 3 स्टेप हैं, बस आपको स्टार्टिंग किससे करनी है, ये पहले आपको बेस डालना है, उसके बाद एसिडिफाई करना है और लास्ट में KCl डालना है। 3 स्टेप का प्रिपरेशन है जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, देन हमारे पास CrO4 और CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। CrO4 2 नेगेटिव में आप एसिड डालोगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, डाइक्रोमेट में आप बेस डालोगे तो वापस से एसिड बन जाएगा। तो कलर भी चेंज हो रहा है, जैसे कि आपका येलो से ऑरेंज बनेगा एसिडिफाई करने में, ऑरेंज से येलो बनेगा बेस करने में। यहाँ से एक सवाल ये भी आएगा कि pH को आपने यहाँ पे अगर एसिड डाला तो कम किया, pH कम करने पे ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिलेगा, pH ज्यादा करने पे बेसिक मीडियम देने पे आपको येलो कलर का कंपाउंड मिलेगा। तो कलर के साथ क्या वेरिएशन है और pH को चेंज करने से क्या वेरिएशन है, दोनों बातों को याद रखना है।
उसके बाद अगर आप इसको हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो K2Cr2O7 डिकम्पोज होकर K2Cr4 Cr2O3 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको देता है। तो ये रिएक्शन भी एक है, कलर बेसिस पे आपको याद रखना है। आपको वो ऑरेंज कलर का कंपाउंड, येलो कलर का कंपाउंड डिकम्पोज होकर दे रहा है। तो ये 3 रिएक्शन है जो आपको K2Cr2O7 के लिए याद रखने हैं। ऐसे ही मैग्नीज के लिए भी, जो मैग्नीज का KMnO4 का जो प्रिपरेशन है वो इस मैग्नीज की ओर से ही होता है। तो MnO2 आपकी होती है पैरेलसाइट और ब्लैक कलर की, इसके ऊपर बेस डालेंगे तो आपको KMnO4 2 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का जो होता है वो मिलता है। और फिर आप इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पर मैग्नेट मिलता है जो कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो ये भी 3 स्टेप का ही प्रिपरेशन है, वो भी 3 स्टेप का ही प्रिपरेशन है। 2-3 बार आप लिख लोगे तो आपको प्रिपरेशन एटलीस्ट याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे उसको हीट किया था ऐसे इसको भी हीट करेंगे। जैसे उसने हीट करके ओरिजिनल कंपाउंड दिया था, ये भी हीट करके ओरिजिनल कंपाउंड देता है K2MnO4 ग्रीन कलर का, MnO2 आप लोगों को मिल जाता है ब्लैक कलर का, और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर भी रिलीज हो जाती है। सिमिलरली जब यहाँ पे आप एसिड डालते हो तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। KMnO4 पे जब आप H2SO4 डालते हो तो K2SO4 व्हाइट कलर का, Mn2O7 और आपको यहाँ पे H2 मिलता है। तो ये तीनों सेट ऑफ रिएक्शंस आपको याद रखना है, प्रिपरेशन, डीकम्पोजिशन और रिएक्शन विद एसिड। KMnO4 K2Cr2O7 दोनों के लिए। फिर साथ में कलर्स याद रखनी है, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का है, KMnO4 आपका पर्पल कलर का कंपाउंड होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब भी आप KMnO4 या K2Cr2O7 की बात कर रहे हो तो दोनों ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, विच इज +7। ठीक है, Mn के लिए, +6 क्रोमियम के लिए। तो आप देखोगे कि ये दोनों अब और तो ऑक्सीडाइज होंगे नहीं। अगर आप इनका रिएक्शन किसी और चीज के साथ करोगे तो ये रिड्यूस ही होंगे, और जब ये रिड्यूस होंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कैसे बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह। तो इसीलिए आप KMnO4 और K2Cr2O7 को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो अगेन इनका जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है ना, तो अगर मैं बात करूं पहली बात तो आप उसे याद रख सकते हो। देखो, एसिडिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बेसिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो वी हैव अ टर्म कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, सो फ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो F से है Fe+2, Fe+2 से Fe+3 कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो कितना फराडे का चार्ज लग रहा है, 1 फराडे। ठीक है, अब S से 3 है, 10+2 किस में जाता है, हमेशा 10+4 में। आपको कपल्स याद रखने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि 2 फराडे का। SO2 इस ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन हुए तो -2 उधर जाके हो गया +4, 4 2 जा 8, 8 -2 +6, कितने का डिफरेंस आएगा, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 2 फराडे का। ठीक है, SO3 2 नेगेटिव SO4 में जाएगा। देखो, x + 3 × -2 = -2, तो x -6 -2 हुआ तो उधर जाके हो गया x = +4, यहाँ से हुआ 4 2 जा 8, 8 -2 +6, तो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा, यानी कि 2 फराडे का चार्ज। फराडे एक होता है 96500 के बराबर, तो कुलम में भी निकाल सकते हो। अगर 1 फराडे है तो 96500 कुलम लग रहा है, 2 है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3 से। एसिडिक मीडियम में, ठीक है, I नेगेटिव -1 से जाता है I2 में, तो यहाँ पे भी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 1 फराडे का चार्ज। ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, 4 2 जा 8, 8 -2 6, 6/2 इज +3। ठीक है, इसका निकालना देख लो कैसे निकालना है। 2 कार्बन है, 2 × x, 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2, ओवरऑल चार्ज -2, 2x = -2 + 8, 2x = 6, तो इट इज +3। अगर मैं CO2 की बात करूं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो +4 अगेन 1 फराडे, 1 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। NO2 इज 2 2 जा 4, 4 - 1 +3, 3 2 जा 6, 6 - 1 +5, 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 फराडे। तो एक तो आपको सभी का कन्वर्जन में कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत बार ये सवाल आता है 1 मोल को ऑक्सीडाइज किया तो कितना चार्ज लग रहा होगा, तो आप लोग को किस में ऑक्सीडाइज होगा, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आएगा, वहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, वो आप लोगों को यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से याद रखना है। अब इक्वेशन लिखने का तरीका देखो, आपको कपल तो पता है कि I नेगेटिव हमेशा किस में जाएगा, I2 में। ठीक है, बाकी रिएक्शन सभी के लिए कॉमन है। MnO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन है तो ये हमेशा रिड्यूस होता है Mn+2 में, एसिडिक मीडियम में है तो ये कन्वर्ट होता है H2 में। तो ये कॉमन है, बस आपके कपल्स बदल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो Fe+2 जा रहा है किसमें, Fe+3 में, MnO4 नेगेटिव Mn में ही जाएगा, H+ H2O में ही जाएगा। तो बाकी रिएक्शन कॉमन रहेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में मैं बात कर रही हूँ, और कपल जो हमने याद करे I नेगेटिव I2, Fe+2 Fe+3 में, C2O4 2 नेगेटिव CO2 में, वो कपल्स आपको डालने हैं, एंड देन यू नीड टू बैलेंस। बट जनरली आप लोगों को
जो है कपल्स और जनरल रिएक्शन का स्ट्रक्चर वो याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं बेसिक मीडियम में जाऊं तो यहाँ पे 3 रिएक्शन है। आई नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 में जाता है, बेसिक मीडियम में IO3 में जाता है, IO3 नेगेटिव में। MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम में MnO2 में जाता है और पानी आपको OH नेगेटिव रिलीज करता है। बेसिक मीडियम का ये रिएक्शन रहेगा। ऐसे ही H2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव में जाता है। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, -1 से 3 2 जा 6, 6 - 1 +5, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 फैराडे। H2O4 H2O3 में 3 2 जा 6, 6 - 2 4, 4/2 +2, वो है +2 में, ये है 4 2 जा 8, 8 - 2 +6, कितने का है 4 फैराडे। यहाँ पे आपको MnO4 नेगेटिव ऐसे ही है, Mn+2 MnO2 में जा रहा है, तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग को सेम उसी मेथड से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और फैराडे को काउंट करना है। तो बेसिक मीडियम के ये 3 रिएक्शंस है और वो बचे हुए सारे आपके एसिडिक मीडियम के हैं जो आप लोग को एटलीस्ट कपल के फॉर्म में याद रखने होंगे। लास्टली बेटा एफ ब्लॉक रहेगा। एफ ब्लॉक में 2 हमारी सीरीज है, एक है लेंथेनॉइड्स की सीरीज और एक है एक्टिनॉइड्स की सीरीज। ठीक है, लेंथेनॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में LA से शुरू होता है, ऑल्दो LA आपका लेंथेनॉइड नहीं होता। LA आपका एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, बट उसके घर में सब रहते हैं, तो इसीलिए आपने इस सीरीज का नाम लेंथेनॉइड रखा है। ऐसे एक्टिनॉइड्स का जो ACA है वो आपका एक्टिनॉइड नहीं है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसके घर में सब रहते हैं, तो इसलिए सीरीज का नाम क्या है। डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक आपका सीरियम से स्टार्ट होता है या थोरियम से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से F1 होता है। ठीक है, इफ आई से, अच्छा मेरे पास अब 2 है, एक 4F सीरीज है, एक 5F सीरीज है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, N-2F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 इलेक्ट्रॉन्स और NS2, तो ये 4F। ठीक है, 4F 5D और 6S होता है, 5F 6D और 7S होता है। तो ये F1 2 3, अच्छा वो कितना होगा वो भी मैं लिखवाऊंगी, बट आप ये याद रख लेना कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल वैसे बन सकते हैं, यहाँ से आपके हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेनली आपको लेंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास लेंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हमने सीक्वेंस एक बार याद कर लिया, ठीक है, तो हमें लिखना है, देखो सबसे पहले लारा और सीरत गाड़ी लेकर लुधियाना गए, तो LACEGD और LU ये होते हैं D1। ठीक है, तो आप देखो LACEGD और LU, केवल ये D1 है, बाकी सब D0 है, तो यहाँ पे एक आपका काम आसान हो जाएगा। प्रोमीथियम आपका इकलौता आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है लेंथेनॉइड्स में। 6S2 सब में कॉमन ही है, S तो सबका सेम ही है, S में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है F में। ठीक है, तो F में स्टेबल होता है 7 और 14 हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। ठीक है, तो F को याद रखने का तरीका, आप F की फिलिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्या F1 से आपको 2 और 8 को स्किप करना है। ठीक है, तो 2 को स्किप कर दो, F3 F4 F5 F6 7 आपका डबल होगा, थोड़ा जगह ज्यादा ले ली मैंने, 7 और 14 डबल होगा। ठीक है, सो इट इज F1 F3 F4 F5 F6, 7 डबल होगा, 7 7, 8 स्किप होगा, 9 10 11 12 13 14 14। तो F का भी क्लियर हो गया, D का भी क्लियर हो गया और S तो सब में कॉमन ही है। तो आप लोग यहाँ पे इसको 2-3 बार लिखोगे। देखो यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम एक बार देख लेते हैं, जो कि हमने आगे भी मेंशन किया था, है ना। तो अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं F से ही समझा रही हूँ, है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4F है, 5D है और 6S है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो भाई देखो आपको पता है कि S में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
ठीक है, और डी में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, ठीक है। अब जो एफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो एक बात आपको ये जो याद रखनी है वो ये है कि शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, शील्ड क्या होता है, प्रोटेक्शन, है ना, एस पी डी एफ। देखो इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन का ये एफ है, इसके पीछे कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है, तो आगे वाली शेल को जो इसके आगे न्यूक्लियस है उसे अपने पास रोकना है। अगर वो एक शील्ड खराब है तो फिर न्यूक्लियस उसे पार करके पीछे भी पहुंच जाएगा, उसको खींचने लगेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे जो ये एफ है, ये जो एफ है, ये एक बहुत ही पुअर शील्ड है। पुअर शील्ड होने की वजह से इसको तो न्यूक्लियस को अपने तक पकड़ के रखना था, है ना, इसका काम ये था कि भाई तू इसको पकड़ के रखे, है ना। लेकिन ये पुअर शील्ड है तो न्यूक्लियस डी तक पहुंच जाता है, बल्कि एस तक ही पहुंच जाता है, तो डी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तभी आपका साइज कम हो गया ना, जो मैंने बोला था कि आपका 4D 5D का साइज सेम हो जाता है, क्योंकि 5D का साइज कम हो जाता है क्योंकि ये अंदर खींचने लगता है, क्योंकि ये शील्ड इतनी खराब है, न्यूक्लियस को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगती है। तो अगर मैं बोलूंगी तो इसका जो रीजन है वो ये है, दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स, साइज आपका लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाता है, जिसको आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। अब इसका कॉन्सिक्वेंस वही है, कॉन्सिक्वेंस है पहले साइज का कम होना, 4D 5D का साइज सेम हो जाता है। एक और इसका कॉन्सिक्वेंस है जिसको आप इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, अब इसने डी को तो पकड़ ही लिया बट इसने एस को भी पकड़ लिया न्यूक्लियस ने, तो ये एस के इलेक्ट्रॉन्स भी तुम निकाल नहीं पाते, और एस के इलेक्ट्रॉन्स का ना निकलना, है ना, पी ब्लॉक में होता है ऑल्दो ये कंसेप्ट, उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंस रहेंगे, ये रीजन रहेगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द इनपरफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय one another, which increases the nuclear charge along the series, hence the size decreases, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखना, लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ऑल्दो कभी कभी +2 +4 दिखा देता है हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होने की वजह से। सीरियम की +4 हो जाती है क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेती है। मेल्टिंग पॉइंट इनके हाइयर ही होते हैं, बट सबसे हाईएस्ट समेरियम का होता है। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। दे आर कलर्ड एक्सेप्ट La, Lu, लालू याद कर लेना। कलर्ड क्यों नहीं होंगे ये, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वही सिंपल रीजन रहेगा। तो F0 है, जैसे कि La+3 Ce+4, तो F0 या F14 है, तो वो कलर्ड भी नहीं होगा, वो पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा। तो जनरली पैरामैग्नेटिक है एक्सेप्ट योर F0 एंड F14 टाइप, उसका एग्जांपल हमने डाला हुआ है। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है जब आप यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है जब आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव ऑन कर रहे होते हो, ठीक है। एक्ट्रॉइड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपके लिए मेन पॉइंट्स ही डाल दिए, बस एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना लास्ट के सेक्शन के लिए। तो जैसे लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, वैसे एक्टिनॉइड में भी है। इसका रीजन है 5f की पुअर शील्डिंग, उसका रीजन था 4f की पुअर शील्डिंग, ठीक है। ये और भी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसका रीजन क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन था कंपेरेबल एनर्जी। इनकी भी कंपेरेबल एनर्जी होगी 5f 6d और 7s की, ठीक है। ये आपको जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। रेडियो एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इनके बारे में कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई है। बहुत रिएक्टिव होते हैं, मोस्टली कलर्ड होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कुछ खास सिमिलैरिटी नहीं है, प्लस ये रेडियो एक्टिव है तो ऑलरेडी इनके बारे में काफी सारी चीजें नोन ही नहीं है। लास्टली अगर मैं कंपेरिजन करूं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का, तो दोनों में पहली बात कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि 4f और 5f का शील्डिंग अलग है, ठीक है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि 5f जो है वो और भी पुअर शील्ड का काम करेगी इन कंपैरिजन टू 4f, और भी खराब है, तो और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट रीड द लास्ट सेक्शन ऑफ एनसीईआरटी वंस अगेन, वरना मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दिया, एक बार रीड कर लोगे तो दिमाग में सारी चीजें आपके यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी। इस सेशन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, विच इज आयुषी शर्मा केमिस्ट्री। अदरवाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन से या पिन कमेंट से भी ले सकते हो। और
मैं ये और बोलूँगी कि जो भी बच्चा यहाँ पे मेरे साथ पढ़ रहा है उसको मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अभी आप मेरे साथ अगर केवल वन शॉट्स ही कर रहे हो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको डिटेल में मेरे साथ पढ़ना है तो मेरा जो लाइव बैच है क्लास 12th का फ्रेश वो शुरू होने वाला है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं सभी लोगों को बोलूँगी कि आप लोग इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लो। स्कूल के सेक्शन में आप पे जाओगे क्लास 12th बोर्ड्स में आपको आधार 4.0 बैच दिखेगा, फ्रेश बैच है, प्राइस कम है, सभी सब्जेक्ट्स है, पूरे साल का फीस है, PCMB सब होगा इसमें, एक ही बैच रहेगा और ये भी बस शुरू ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका नीचे स्टडी प्लान आप देख लेना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें सारा सिलेबस होगा स्टार्टिंग से एंड तक, अभी तक कोई क्लास नहीं हुई है, ठीक है, बैकलॉग्स नहीं रहेंगे। ऑल्सो जब आपको इसे ज्वाइन करना है तो इस पर थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, कोड लगाओगे Wi-Fi 13, ये मेरा कोड भी है, इस कोड के साथ आपको ये 4314 का मिलेगा। 4314 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं पूरे साल के लिए, तो आप देख सकते हो। आई थिंक एक सब्जेक्ट के फीस लगभग ₹1000 है, बट आई थिंक उस पूरी फीस में आपको फुल सिलेबस डिटेल में कवर्ड मिलेगा मेरे साथ और बाकी टीचर्स के साथ। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी अपने बोर्ड्स एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनफैक्ट CUT में भी नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक CUT का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर करो कि इसको ज़रूर ज्वाइन कर लो, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं आप इसको रिग्रेट नहीं करोगे और लास्ट में मुझे जाके थैंक यू बोल के जाओगे कि मैम टाइम से आपने बचा लिया, क्योंकि बोर्ड का पेपर बेटा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, इस बार रहा है, इस बार मतलब पिछली बार जो पेपर है वो रहा है, मैं नहीं चाहती इस पर रिस्क लो, ढंग से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, बाकी मैं हूँ आपके साथ। एंड ज्वाइन करते हुए कोड यूज़ कर लेना Wi-Fi 13, क्योंकि इस पे आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल रही होगी, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं क्लासेस में, बाकी बैच में आप अगर समझदारी से ज्वाइन कर लेते हो तो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वन लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर योर क्लास 12th एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।